प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल, योर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग टीचर। मेडिक्सल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एमडी कैट का जो फाइनल पेपर था 2025 का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें इंग्लिश का पोर्शन भी होगा और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन दोनों डिस्कस किए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 से। जो क्वेश्चन नंबर इसका 163 है वो एक प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें लिखा है द कीज वर फाउंड डैश द ड्रॉर वेयर यू लेफ्ट देम लास्ट वीक। अब इस सेंटेंस को अगर गौर से देखा जाए तो जो ब्लैंक के बाद आगे लिखा हुआ है द ड्रॉर। अब ये जो ड्रॉर है, ऐसे तमाम प्लेसेस जो 3 डायमेंशनल हुआ करते हैं उनके साथ प्रपोजिशन इन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, जो 1 डायमेंशनल प्लेसेस होते हैं उनके साथ हम एट प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेसेस के साथ हम ऑन इस्तेमाल करेंगे और 3 डायमेंशनल प्लेसेस के साथ हम इन प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो वर्ड ड्रॉर लिखा गया है, दराज, टेबल का दराज, तो वो 3 डायमेंशनल है, उसके अंदर चीज़ें रखी जा सकती हैं। चूँकि ये 3 डायमेंशनल प्लेस है तो इसके साथ हमेशा इन प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन 163 का आंसर बीटा बनेगा, इन प्रपोजिशन वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 पे आ जाए। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो अल्फा पोर्शन है इसका, द टीचर गिव, यहीं पे ये मिस्टेक आ जाती है। द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया। तो द टीचर गिव की बजाय द टीचर गिव्स होना चाहिए था। तो जो कि गिव्स नहीं लिखा हुआ तो अल्फा को हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद बी इसका पार्ट है, द टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स होमवर्क। अगेन इसमें द टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब की पहली फॉर्म है गिव, उसके साथ एस का इजाफा बिल्कुल किया गया है। इस तरह स्टेटमेंट ये करेक्ट होगी। तो 164 का बीटा आंसर बन जाएगा। इसकी जो सी स्टेटमेंट है द टीचर्स, अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि एस का इजाफा किया गया तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सी को क्रॉस कर दिया जाएगा। डेल्टा पे द टीचर्स, अगेन टीचर्स प्लूरल है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर बराह रास्त हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से डेल्टा भी क्रॉस हो जाएगा। तो क्वेश्चन 164 का बीटा आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ये वो सेंटेंस जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, हमने उसको हाईलाइट करना है। अल्फा इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट रेस्टोरेंट। पहली बात, अल्फा पे इनवाइटेड, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा सब में इनवाइटेड की स्पेलिंग ठीक है। उसके बाद डिनर, यहाँ पर DINNER डिनर बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग यहाँ पर अल्फा पे, लेकिन बीटा पे डिनर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, DNN होना चाहिए, तो बीटा हमारा क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद सी पे इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसके स्पेलिंग गलत हैं, TAU होना चाहिए था, तो चार्ली गलत हो जाएगा। डेल्टा पे इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट के स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिनर में DINNER होना चाहिए था, तो यहाँ पर ए लिखा है तो ए गलत हो जाएगा। इस तरह से डेल्टा भी क्रॉस हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 165 इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 166 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग विच इज पंक्चुएटेड करेक्टली। अब इसमें पंक्चुएशन हम देखेंगे। अब इसमें देखें, मैंने दो अल्फा और चार्ली दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, यानी दोनों इसके आंसर है। अगर करेक्ट देखा जाए ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली, बोथ अल्फा एंड चार्ली आर करेक्ट। तो अल्फा क्या था, टीचिंग स्टाफ आस्क्ड द प्रिंसिपल, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के बाद लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ करता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके जो लफ्ज़
जो क्वेश्चन वर्ड हुआ करता है वो वैसे का वैसा लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन वर्ड वैसा का वैसा आ गया। और सेंटेंस का पहला क्लॉज चूंकि पास्ट है तो दूसरे क्लॉज को भी पास्ट में रखा। तो व्हाट टाइम द मीटिंग वुड स्टार्ट, और वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते तो स्टार्ट बिल्कुल पहली फॉर्म है, तो इस तरह से अल्फा फिलहाल सही है। बीटा पे आ जाए द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल कोलन, यहाँ पर कोलन नहीं आना चाहिए क्योंकि जब नरेशन हुआ करती है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के दरमियान में कॉमा आया करता है, तो यहाँ पर कोलन बिल्कुल गलत है, तो बीटा को क्रॉस कर देंगे। सी ऑप्शन है द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट व्हाट टाइम वुड द मीटिंग स्टार्ट क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। तो यहाँ भी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद पहला वर्ड उसमें कैपिटल डब्ल्यू बिल्कुल ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद एंड पे यानी कि क्लोज करने से पहले स्टार्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से अल्फा और चार्ली दोनों सही हैं। डेल्टा पे द टीचिंग स्टाफ आज द प्रिंसिपल, यहाँ पे सेमिकोलन लगा दी गई, तो सेमिकोलन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीचेस दोनों के दरमियान में कॉमा लगाया जाता है, इस तरह से सेमिकोलन गलत होगा तो डेल्टा भी क्रॉस हो जाएगा। इस तरह 166 में अल्फा और चार्ली दोनों सही है। अब यहाँ पे देखें इस तरह ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाया करती है कि जब दो करेक्ट किए गए, अब अगर यूएचएस के अंदर किसी ने सी को आंसर की बनाया गया है जो एग्जामिनर है और हमने ए लगा दिया तो हमारा वो नंबर काट लिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये लॉजिकली बिल्कुल गलत है, बल्कि तालिब इल्म के साथ एक ज़्यादती, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे दी गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन 167 पे आ जाए। She was elated when she got first position in exams. What is the meaning of elated in this sentence? तो यहाँ पे हमसे elated का सिनोनिम पूछा गया, उसका सिनोनिम क्या होगा? अल्फा ऑप्शन है disappointed, बीटा है worried, सी पर excited और डेल्टा पर mad। elated का मतलब इंतहाई ज़्यादा पुरजोश होना, खुशी जब बहुत ज़्यादा मिले तो इंसान पुरजोश हो जाया करता है, तो खुशी के मारे उछलना कूदना चिल्लाना, तो उस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा चार्ली। तो इलेटेड का मीनिंग बन गया एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 168 है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड डैश डिसअपॉइंटमेंट विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब इस सेंटेंस में अगेन ये पोजेसिव केस और प्रोनाउन की बात की जा रही है कि अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा कौन सा पोजेसिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बात हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। जब भी सेंटेंस में किसी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले दो तीन डिफरेंट नाउन्स या प्रोनाउंस आ जाए तो पहली प्रेपोजिशन से पहले जो भी नाउन दिया जाएगा वो हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर द बोर्ड हमारा क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट है। और लफ्स बोर्ड चूँकि ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन का जो पोजेसिव केस हुआ करता हमेशा इट्स लगाया जाता है। अगर दे लिखा होता तो देयर बन जाता, एवरी वन एवरी बॉडी वाले अल्फाज होते तो हिज और हर लगा देते, वन लिखा होता तो वंस पोजेसिव केस बन जाता। लेकिन यहाँ पे जो कि द बोर्ड लिखा हुआ जो कलेक्टिव नाउन है तो उसके मुताबिक हम क्या लगा देंगे, बीटा आंसर इट्स आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इट्स लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 पे आ जाए। 169 है इट रेन्ड ऑल नाइट। अगर आप गौर करें तो देखें नाइट के बाद सेमीकोलन है, फिर ब्लैंक है और उसके बाद कॉमा है, और ये कंजंक्शन की मिस्टेक है क्योंकि अल्फ़ा बीटा चार्ली और डेल्टा सारे के सारे कंजंक्शन दिए गए। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1 और इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2 के दरमियान में कंजंक्शन लगाना पड़े और ऑलरेडी हमें वहाँ पर उन्होंने सेमीकोलन भी दी गई हो और साथ कॉमा भी दिया गया हो और दरमियान में ब्लैंक मौजूद हो और एंड पे फुल स्टॉप भी मौजूद हो, तो हमने क्या करना है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में क्या ऐड करेंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंजंक्टिव एडवर्ब, तो यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब लगाएंगे, तो कंजंक्टिव एडवर्ब यहाँ पे सी है एज अ रिजल्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बन गया।
चलें जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 170 पे। द मैनेजर एक्सेप्टेड द कैशियर्स डैश फॉर कोचिंग फॉर कमिंग लेट। अब द मैनेजर हमारा सब्जेक्ट बन गया, एक्सेप्टेड मेन वर्ब बन गया, द कैशियर्स ये पोजेसिव केस है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया। और पोजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे स्पेलिंग का मसला आ रहा है, तो अल्फ़ा पे लिखा है एक्सप्लानेशन, EXPA, ये PA नहीं होना चाहिए था, तो ये क्रॉस हो जाएगा। बीटा पर एक्सप्लेन के साथ PLAI लगा दिएगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये एक्सप्लेन वर्ब के अंदर तो PLAIN आ सकता है, लेकिन चूंकि हमें पता TION वाले जो शन साउंड है ये जनरली नाउन हुआ करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता। और सी पे एक्सप्लानेशन ए मिसिंग है, यहाँ पर सी भी क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो डेल्टा बन गया, एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 पे आ जाए। The writer has unearthed serious irregularities in the entire project. The word unearthed in this sentence means, तो unearthed का हमने सेंटेंस फाइंड आउट करना है। unearthed का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे हम ज़मीन से निकालना, उसको जाहिर करना, तो यहाँ पर उसको इडियोमैटिकली यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ को ज़मीन से नहीं निकालना, बल्कि प्रोजेक्ट में जो खामियां हैं या कोई गबन किया गया है फाइनेंशियल, तो उसको पॉइंट आउट करना है, उसको मंजर आम पे लाना है। तो उस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा सी, उसको एक्सपोज कर लेना। तो 177 171 का सी आंसर बन जाएगा। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ गया लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 172 है, ऑल डैफोडिल्स आर प्लांट्स। अब यहाँ पर जो पहली टर्म लगाएगी वो है ऑल डैफोडिल्स आर प्लांट्स, के डैफोडिल्स सारे के सारे क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। ओके, उसके बाद ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ये तो फैक्ट है कि जितने भी प्लांट्स हुआ करते हैं वो लिविंग थिंग्स हुआ करती हैं, तो ये भी ठीक हो गया। यहाँ भी जो टर्म यूज़ की गई वो भी ऑल इस्तेमाल की गई। उसके बाद आएगा सम लिविंग थिंग्स आर रियल, तो यहाँ पे सम का वर्ड यूज़ किया गया, सम लिविंग थिंग्स आर रियल, कि कुछ लिविंग थिंग्स रियल हुआ करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सम का वर्ड यूज़ किया गया, सम लिविंग थिंग्स आर रियल। अब हमने देखना है नंबर 1 क्या है, ऑल डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स। ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके मुताबिक हमने देखना है कि 1 2 3 में से कौन सा फॉलो करेगा। ऑल डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स, अब डैफोडिल्स सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, और यहाँ पे और डैफोडिल्स से पहले भी ऑल का वर्ड इस्तेमाल किया गया। प्लांट्स जो कि लिविंग थिंग बताए गए वहाँ भी ऑल का वर्ड इस्तेमाल किया गया, और पहली ऑप्शन में भी ऑल डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि डैफोडिल्स सारे प्लांट्स हैं और सारे के सारे प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बनती है। नंबर 2, सम लिविंग थिंग्स आर फ्लावर्स। अगर आप देखें जो लफ्ज़ फ्लावर्स यहाँ पर ऐड कर दिया गया, ऊपर किसी भी जगह पर फ्लावर्स का वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया गया। जो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की गई ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर, हम कंक्लूजन में उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसको क्रॉस कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 है, ऑल डैफोडिल्स आर रियल। अगेन डैफोडिल्स में यहाँ पे बताया गया कि ऑल डैफोडिल्स आर रियल, जबकि जो रियल वाली स्टेटमेंट थी उसमें सम की स्टेटमेंट यूज़ की गई है। रियल वाली स्टेटमेंट में ऑल नहीं लिखा गया। ऑल लिखा होता तो हम कह लेते कि डैफोडिल्स भी सारे रियल हो सकते हैं, इसलिए चूंकि वहाँ पे ऑल नहीं लिखा गया, सम लिखा गया है, तो इस तरह से जो थर्ड स्टेटमेंट ये भी फॉलो नहीं होगी। इस तरह से सिर्फ पहली फॉलो हो रही है, वही करेक्ट हो रही है, तो इस तरह से हमारा आंसर अल्फ़ा बन जाएगा। ओनली 1 इज़ द आंसर, तो अल्फ़ा आंसर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 पे आ जाए, व्हाट विल कम नेक्स्ट। ये नंबर सीरीज है और ये बहुत ही आसान है। नंबर सीरीज में देखें, यहाँ पे आ गया नंबर 1, नंबर 1 के साथ 4 को स्किप करें, और थर्ड पे आ गया नंबर 2, 2 के बाद फिर एक जंप करके नंबर 3, 3 के बाद फिर एक जंप करके नंबर 4, 4 के बाद एक फिर जंप करके, अब यहाँ पे हमने बताना क्या आना चाहिए, चूँकि जो जंप कर रहे हैं हम वहाँ पे 1 2 3 4, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि दरमियान वाले नंबर्स को छोड़ दें। ठीक है, तो
तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर आप दरमियान वाले नंबर को देखें, वो क्या लिखा था 4, फिर एक स्किप करके 5, फिर स्किप करके 6, फिर एक करके 7 आ गया। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पहला और तीसरा नंबर था जो हमने जंप करके एरोस में मैंने शो किया है, उसमें एंड पर जो कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 और एंड पे 5 आना चाहिए। तो 5 यहाँ पर अल्फा पर मौजूद है, सो अल्फा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 173। उसके बाद क्वेश्चन 174 पे आ जाए। चलिए जी, 174 क्वेश्चन है, Which of the following is the main cause of accidents involving equipment? अब चूंकि ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, तो इसमें स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की बात की गई है कि इक्विपमेंट की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हमें तो पहले हिंट दे दिया गया, हमने देखना ABCD में से इक्विपमेंट कहाँ पे मेंशन किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट ढूंढ लेते हैं हम। ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इक्विपमेंट, सो इट शुड नॉट बी द आंसर, तो इसे क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद बीटा पे आ गया इनसफिशिएंट मेंटेनेंस। अब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विपमेंट ऐसी चीज़ है जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत हुआ करती है, सो बी इज़ द आंसर। सी पे क्या लिखा है, फैटीग। फैटीग या थकावट, ओवर टायर्ड, डेड टायर्ड, तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंस की तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इक्विपमेंट का नेम नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा पुअर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी हमारे क्या है, एक एक्टिविटी रूटीन की बात हुआ करती, प्रैक्टिस है ये हमारी, तो इसका इक्विपमेंट के साथ ताल्लुक नहीं है। इक्विपमेंट अगर ख़राब होगा तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होगा, जैसे ब्रेक फेल हो जाना, इंजन का अचानक काम करते करते ख़राब हो जाना, वो इक्विपमेंट्स है, गाड़ी का पंक्चर हो जाना, ये सारे इक्विपमेंट्स के फेलियर हैं। तो इस तरह से बीटा आंसर बन जाएगा, अल्फा, चार्ली और डेल्टा को क्रॉस कर देंगे, सो बीटा इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन 175 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ पोर डिजाइन। अगेन लॉजिकली इसको चेक करते हैं। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ पुअर डिजाइन दैट कुड कॉज एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। कि किसी भी वर्क प्लेस पर रिजल्ट क्या पुअर डिज़ाइन का, कि किसी वर्क प्लेस का डिज़ाइन बनाया गया और वो बहुत ही पुअर था, बुरा डिज़ाइन बनाया गया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होना शुरू हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ पुअर डिज़ाइन दैट कुड कॉज एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। तो डिज़ाइन किस चीज़ के साथ रिलेट करता है। अल्फा इक्विपमेंट फेलियर, जैसे इक्विपमेंट का डिज़ाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। बीटा पर लिखा स्लिपरी सरफेस, ये तो प्लेस है, तो इसका डिज़ाइन के साथ कोई कंसर्न नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। सी पे लिखा इनसफिशिएंट लाइटिंग, अब लाइटिंग का डिज़ाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह डेल्टा क्या, अनप्लैंड वर्क प्लेस लेआउट। अब व्हाट इज लेआउट, लेआउट का बराह रास्त ताल्लुक बना करता है डिज़ाइन के साथ, ठीक है। जिसको कह लें कि एक मैप बनाना, मैप क्या है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है। तो अगर आपने डिज़ाइन ही सही नहीं बनाया, मैप सही नहीं बनाया, जिसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, वो लेआउट है। अगर वर्क प्लेस का लेआउट सही नहीं है, उसको प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो डेल्टा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 175। उसके बाद क्वेश्चन 176 पर आ जाए। द वायरस स्प्रेड्स रैपिडली इन द टाउन, इट इन्फेक्टेड द पीपल। फर्स्ट डे 8, यानी पहले दिन कितने लोग बीमार हुए, 8 लोग बीमार हुए। सेकंड डे 16, सेकंड डे कितने बीमार हुए, 16। थर्ड डे कितने बीमार हो गए, 32। और उसने पूछा व्हाट विल द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट ऑन द नेक्स्ट डे। तो चौथे दिन हमसे पूछा जा रहा कितने लोग बीमार हुए। अब सीधी सी बात है, देखिए ये मल्टीपल है, डबल करते जाएं। 8 का डबल क्या है, 16, 16 का डबल क्या है, 32, 32 का डबल क्या होगा, 64, तो 64 इज़ द आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा, सी आंसर बन गया चार्ली, 64 पीपल के जो चौथा दिन होगा उसमें 64 पीपल बीमार होंगे। चलिए उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 177 पर। पी एंड क्यू आर एम्स पेरेंट्स, ठीक है।
पेरेंट्स हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, पेरेंट्स, और उसके बाद सिबलिंग। अब हमें कहा गया जी पी एंड क्यू, पी और क्यू ये कौन है, ये पेरेंट्स हैं। उसके बाद पी एंड क्यू आर एम्स पेरेंट्स, सिबलिंग कौन है, एम, एम एंड एन आर सिबलिंग्स, एम और एन ये दोनों सिबलिंग है, ठीक है। उसके बाद का क्यू इज एन्स मदर, अगर क्यू कौन है, मदर है, ठीक है, क्यू एन की मदर है। हु इज पी टू एम, अब देखा कि एम और एन ये दोनों बहन भाई हैं, या दोनों भाई हैं, दोनों बहनें, जो भी है। उसके बाद क्यू मदर है, तो सीधी इस बात पेरेंट्स में एक रिलेशन बाकी बच गया, तो पी क्या होगा, फादर। तो इस तरह से बेटा आंसर बन गया। तो बेटा इज द आंसर। जो क्या पूछा एंड पे, व्हाट इज पी टू एम, तो पी क्या होगा, फादर होगा एम का। तो इस तरह से हमारा 177 का बेटा आंसर बन गया। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 178 पर। 178 है, असद हैज बॉट 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर द प्राइस ऑफ 500, कि असद ने 50 पैकेट्स बिस्किट्स के परचेज किए, कितने के, 500 रुपए के। यानी उसने 500 रुपए के कितने पैकेट परचेज कर लिए, उसने 50 पैकेट परचेज कर लिए, ठीक है। चलेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक जो बिस्किट का पैकेट है उसकी प्राइस निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूँ करेंगे कि 500 डिवाइडेड बाय 50 इज़ इक्वल टू 10। तो 10 रुपीज़ का एक बिस्किट का पैकेट हो गया। 50 पैकेट्स जो थे बिस्किट्स के वो 500 रुपये के आए, तो 500 को 50 पे तकसीम किया तो 10 रुपये बन गए। तो इस तरह से बिस्किट का एक पैकेट 10 रुपये का आ गया। सेकंड स्टेटमेंट है, whereas Anam bought 25 packets of chips for the price of 1000। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अनम ने 25 पैकेट्स चिप्स के परचेज किए 1000 रुपीज़ के। अगेन सेम वही काम करेंगे, 1000 को हमने डिवाइड किया किस पे, 25 पे, तो इस तरह से बन जाएगा 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का एक पैकेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का एक पैकेट, तो हमने ये 1 पैकेट की कॉस्ट निकाली। 1 पैकेट 10 रुपये का हो गया, और यहाँ से 1 पैकेट कितने का हो गया, ये 10 रुपये का एक पैकेट, और इस तरह से ये 40 रुपये का एक पैकेट बन गया। ओके, तो बिस्किट का एक पैकेट 10 रुपये का और चिप्स का एक पैकेट 40 रुपये का हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है while comparing the prices of packets of biscuits and the packets of chips which of the following statements is correct। तो अल्फा पे लिखा है प्राइस ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का था, 4 जो पैकेट्स थे वो कितने के हो गए, 10 रुपये का एक हुआ, 4 ज़रब 10 बराबर है 40, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 पैकेट्स ऑफ चिप्स, बिल्कुल सही है ये। 10 रुपये का बिस्किट का एक पैकेट था और 40 रुपये का चिप्स का एक पैकेट, तो 40 रुपये की चिप्स के बराबर बिस्किट के 4 पैकेट आ जाएंगे। इस तरह से अल्फ़ा ही हमारा आंसर बन गया कि 4 पैकेट्स बिस्किट की कीमत के बराबर चिप्स का सिर्फ एक पैकेट आएगा। तो क्वेश्चन 178 का अल्फ़ा आंसर बन गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। 1 एप्पल पाई हैज़ 10 स्लाइसिस and each apple pie feeds 5 people. Henry is having a party with 200 people. How many slices of pie does he need? अब हम फ़र्ज़ कर लें कि हम कहते हैं जी कि ये एक पाई है और कितने स्लाइसेस किए गए, उसने कहा 10 स्लाइसेस। चलिए हम कहते हैं ये 2 स्लाइसेस हो गए, 4 स्लाइसेस हो गए, 6 स्लाइसेस हो गए, 8 स्लाइसिस हो गए, और ये 10 स्लाइसिस पूरे हो गए, जैसे भी राइट फूटे फूटे स्लाइस हैं, ठीक है। चले ये 10 स्लाइस हो गए एक पाई के। अब उसने पहला पॉइंट तो हमने कर लिया जी, एक एप्पल पाई के 10 स्लाइसिस हो गए, ओके।
उसने कहा एंड ईच एप्पल पाई फीड्स 5 पीपल, कि एक एप्पल पाई यानी कि ये बन गए 10 स्लाइसिस, ठीक है। ए 10 स्लाइसिस हैं जी एक एप्पल पाई के। उसने कहा 5 पीपल 10 स्लाइसिस खा लेते हैं, ठीक है, यानी कि 5 पीपल ईट 10 स्लाइसिस। तो मतलब क्या हुआ, एक पर्सन को कितने स्लाइसिस मिले, ईट्स 2 स्लाइसिस, एक बंदा 2 स्लाइसिस खा रहा, ठीक हो गया। चले जी, अब हमने क्या करना जी, उसने कहा हेनरी इज़ हैविंग अ पार्टी विद 200 पीपल, कि हेनरी के घर पे पार्टी है, 200 लोग आ रहे हैं। हाउ मैनी स्लाइसिस ऑफ पाई डज ही नीड, उसको कितने स्लाइसिस की ज़रूरत है। हमने ये निकाला कि जो एक पर्सन है वो कितने स्लाइसिस खाएगा, 2 स्लाइसिस। एक पर्सन अगर 2 स्लाइसिस खाएगा तो 200 पर्सनस मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 400 स्लाइसिस। तो एक बंदा 200 लोगों को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बंदा 2 स्लाइस खा रहा है, तो 200 लोगों को 2 स्लाइसिस ज़रब देंगे तो 400 स्लाइसिस बन जाएंगे। तो हेनरी को कम से कम 400 स्लाइस चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन गया, सी आंसर बन गया, ठीक है। चलेंगे उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें जी, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 180। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ शायद दिखाई दे रही हो, लिखा हुआ तैयब 927। ये बेटा मेरा अगर यूट्यूब खोलें वहाँ पे आप @ लगा के तैयब 927 लिखेंगे, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तैयब 927, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। ये सारे वीडियो लेक्चर जो होंगे, कुछ ग्रामर के लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और अब मैं लॉजिकल रीजनिंग कुछ लेक्चर वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा बेटा वहाँ से ग्रामर के बेसिक लेक्चर भी देख सकते हैं, चंद एक मैंने अपलोड किए, बाकी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। और इसके अलावा लॉजिकल के भी साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पर जाके आप उसके जो एड्रेस बार है वहाँ पे @ साइन लिख के तैयब 927 लिखेंगे, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 180 पर। क्वेश्चन 180 क्या है जी, हाउ मैनी ट्रीज आर इन द ऑर्चर्ड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने पूछा हाउ मैनी ट्रीज आर इन द ऑर्चर्ड, के ऑर्चर्ड में कितने ट्रीज होंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर नीडेड टू सफिशिएंटली आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये ऊपर क्वेश्चन पूछा कि एक ऑर्चर्ड में, एक बागीचे में टोटल कितने दरख्त मौजूद हैं, इसका आंसर ढूंढने के लिए क्या अकेली ऑप्शन 1 काफ़ी है, या 1 और 2 दोनों मिलाकर उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। चलें, तो क्वेश्चन 1 में स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है इब्राहिम इज अ फार्मर एंड लुक्स आफ्टर हाफ ऑफ द ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। कि इब्राहिम क्या है, एक फार्मर है, और उसके उसको ऑर्चर्ड के अंदर हाफ ट्रीज हैं, ठीक है। इब्राहिम एक फार्मर है और ऑर्चर्ड में आधे दरख्त की निगरानी वो करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 300 ट्रीज इन द ऑर्चर्ड आर अंडर इब्राहिम्स केयर, कि इब्राहिम की निगरानी में 300 दरख्त मौजूद हैं। अब यहाँ पे इसको मिलाएं, यहाँ पे क्या लिखा था, हाफ। इब्राहिम इज़ फार्मर एंड लुक्स आफ्टर हाफ ऑफ द ट्रीज इन ऑर्चर्ड, और इब्राहिम की निगरानी में 300 दरख्त हैं। अगर हाफ 300 हुए तो टोटल कितने हो गए, 600 हो गए। तो अब उसने यही पूछा ना, क्वेश्चन 180 में क्या लिखा है कि टोटल कितने दरख्त हुए। तो 1 और 2 स्टेटमेंट्स दोनों को मिला के पता चला कि इब्राहिम के निगरानी में हाफ है, और हाफ का मतलब है 300, तो टोटल 600 हुए। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स मिला के हमें आंसर बनेगा। तो सी आंसर बन गया, बोथ 1 एंड 2 आर नीडेड। कि उस आंसर को क्लैरिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमें 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके समझ आएगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। सो क्वेश्चन 180 का आंसर बन गया सी, ठीक है। तो ये था हमारा 2025 का यूएचएस का जो फाइनल एमडी कैट का पेपर हुआ था, वो हमने चेक किया, उसको सॉल्व किया विद लॉजिक,
हमने उसको डिस्कस किया, ठीक है। अब जितने भी ये क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की देखें मैंने नीचे लगा दी हुई है, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पे किसी भी किस्म की आपको और भी इम्बिग्विटी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ये मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 033442000927, ठीक है बेटा। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपके जो भी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह ताला उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।